बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मुस्लिम दुनिया इस वक्त जश्न मना रही है और मनाना भी चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बच रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान को ये दिन देखना नसीब हुए और इसकी सरीहन वजह बुनियानुन मरसूस रहा, मार्का हक रहा, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में सरअंजाम पाया। इस मार्के के बाद दुनिया ने यह देख लिया कि ताकत जिसके पास हो, जिसके पास अमल करने का पूरी तरीके से इख्तियार हो, वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान ने ऐसा जब किया तो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अमेरिका जैसा साफ बहादुर और डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत का हामिल एक सदर जो है वो अमेरिका को तो जाहिर है जिस तरह से चला रहे हैं सो चला रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो बार बार पेश कर रहे हैं। फिर यहां तक की बात महदूद नहीं रही, ये जो गुज़िश्ता रोज मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये शायद दुनिया की और पाकिस्तान की और खित्ते की और उम्मत मुस्लिमा की तारीख का एक अहम तरीन दिन था। ये शादियाने, ये तराने जो इस्लामाबाद में बजाए जा रहे हैं, रियाद के अंदर बजाए जा रहे हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक तारीख मौजूद है। लेकिन इस सब के बाद ये सवाल बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। बल्कि मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो मुलाकात है MBS और SS की, यानी शहबाज शरीफ साहब की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जब कतर के अंदर इजराइल ने अटैक किया, यहाँ पर यह बात भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका के पास दुनिया भर में 800 बेसेस हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। और 800 बेसेस के अंदर जो कतर के अंदर अमेरिका की बेस है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसमें लगभग 13,000 फौजी जो हैं वो मौजूद हैं, एहलकार वहां मौजूद होते हैं। लेकिन जब कतर पर हमला हुआ तो किसी तरीके से भी अमेरिका ने रिटालिएट नहीं करा। अब ये कतर के लिए भी जाहिर है एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, लेकिन MBS जो है ये दुनिया ने कहा भी है, हमें याद पड़ता है कि सऊदी अरब ने जो ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के साथ इस्तवार किए थे उस वक्त बड़ी चेमागोइयां हो रही थी और हम भी बड़ी तनकीद कर रहे थे। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि जिनकी रिवायात हमेशा से पुरानी रही हो, तारीखी रही हो, अहमियत के हामिल रही हो, वो जब इस तरह के मुआहदे करते हैं तो उसकी क्या अहमियत होती है। अब ये जो मुआहदा हुआ इस पर बड़ी बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि जरा इस मुआहदे की अहमियत के हवाले से भी आपको आगाह करें। टेम्पलेट चलाएं। ये जो दस्तावेज है जिसको ट्रीटी के बजाय मुआहदा कहने पर लोगों ने में बहस है और सवाल ये उठाया जा रहा है कि मुआहदा कानूनी तौर पर कितना मजबूत है। अब रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के सदर हैं अहमद बिलाल सूफी साहब, उनके मुताबिक वियना कन्वेंशन इस सवाल का एक सादा तारीफ देता है और वो ये है कि आर्टिकल 2 ट्रीटी की वजाहत करता है। यह एक बैनुल अक़वामी मुआहदा होता है जो रियासतों के दरमियान तहरीरी शक्ल में मौजूद होता है और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत होता है, चाहे वो किसी भी नौइयत के हों। इस उसूल के मुताबिक मुआहदा क्या कहलाता है, इस सवाल से ज्यादा अहम यह है कि इस मुआहदे का मतलब क्या है। मतलब यह है कि अगर इन ममालिक को इन वादों की तहरीरी शक्ल इसको देते हैं जो वो बरकरार रखने का इरादा भी रखते हो तो ये कानूनी तौर पर एक ट्रीटी है, फिर चाहे दस्तावेज का उन्वान कुछ भी हो। तो इस पे जो दिफाई लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इससे बड़ी परेशानी है इस वक्त इंडिया को, और मेरा ख्याल है कि सवाल भी यही बनता है कि हिंदुस्तान के लिए इसमें क्या पैगाम है। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कुसूरी साहब, थैंक यू सर अगेन। सर, ये इस अहमियत का हामिल जो मुआहदा है, आप जरा इस पर तबसरा फरमाइए। आप क्या समझते हैं, कितना वजन है इस मुआहदे के अंदर, और इन हालात में जो कि दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं, इस वक्त इस मुआहदे की क्या अहमियत है? जी, ये एक तारीख साज मुआहदा है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे एक लंबी तारीख है। ये कोई यक नहीं हो गया। यस सर। और 60 की दहाइयों से ये शुरू हुआ है। कई हज़ार सऊदी अफसरान और फौजी इसमें ट्रेन हो चुके हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। बहरीन की नेवी ट्रेन हो चुकी है, इस हद तक के बहरीन के जो कमांडर इन चीफ भी थे एक वक्त पाकिस्तानी थे। UAE की एयरफोर्स ट्रेन हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत तरक्की कर गई है। और ये कि जो ये इसकी तारीख तो अब यूँ देखें कि 1980 की जो दहाई थी उसमें तबूक पे जो हमारा ब्रिगेड था वो इजराइल के बॉर्डर में बैठा था। जी सर। इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे।
तो इसका मतलब है इजराइल अगर एक ब्रिगेड बैठ सकता है, अगर ज़रूरत हो तो डिवीज़न भी बैठ सकता है। मैं नहीं ये कह रहा कि सऊदियों ने कभी अभी मांगे हैं या नहीं, या ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, लेकिन बवक्त ज़रूरत पहले भी उनके बॉर्डर पे पाकिस्तानी आ रही थी, फिर भी बैठ सकती है। ठीक बात है। उसके अलावा जो तजुर्बा है वो एयरफोर्स का कि 1973 में हमारे जहाज़ों ने, हमारे पायलट्स ने इजराइल के पायलट्स को डॉग फाइट्स में गिराया था, उनके जहाज़ शाम में। जब शाम के सदर हाफिज अल असद साहब ने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से दरख्वास्त की थी कि 73 में जब मिस्र और शाम ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, और जब इजराइल पिटने वाला था, लेकिन अमेरिका भाग के आके उसने उसे बचा लिया और कैंप डेविड अकॉर्ड हो गए। तो इजराइल की वो पुरानी एक तारीख है, और ये कोई इसमें नई बात नहीं है पाकिस्तान की, इजराइल की। और जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, वो तो हमारे बहुत उनके साथ कदीम, मैं पुराने नहीं कदीम ताल्लुकात कहूँगा। जब से पाकिस्तान बना है उसको आप कह सकते हैं पुराने ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है, इस इलाके से जो हमारे लोगों के दिल जुड़े हुए हैं। तो ये जो है ना, एक किस्म की एक फितरी कल्मिनेशन है उस प्रोसेस की जो बहुत कई दहाइयों से शुरू हुआ था, और इसकी 2 और 3 जो इमीडिएट कॉजेज हैं। एक 4 डे वॉर है, yes, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुई थी, जिसमें भांडा फूट गया, जो 2 दहाइयों से इंडियन आर्मी को बिल्ड किया जा रहा था अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रोपेगेंडे के साथ कि जी ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ये है वो है, और जो हिंदुस्तान है वो दुनिया की एक इमर्जिंग पावर है, बहुत बड़ी ताकत। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ी ताकत है, उसकी मईशत हमसे बड़ी है, उसकी फौज हमसे कई गुना बड़ी है, उसका बजट तो बेइंतहा बड़ा है फौज का, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने हर जंग में उसकी फौज को रोका है। वो फौज 1 इंच नहीं आगे बढ़ सकी। तो एयरफोर्स ने हमारी 65 में भी डोमिनेंट थी, पुलवामा भी डोमिनेंट थी, और अब के तो 35 मिनट में डोमिनेंट हो गई जबकि जंग हुई है। ठीक बात। तो इस सारी चीज का नतीजा निकला कि जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक थे, हमारे भाई थे, अरब दोस्त थे, जो ये सोच रहे थे कि अरब के बहुत बड़ा ये कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इससे तो वो ये तो मुझे समझ आती है कि बहुत बड़ा उनका ट्रेड पार्टनर है, मानता हूँ बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर, सऊदी अरब का भी ट्रेड पार्टनर है। भारत की अहमियत को मैं नहीं कम कर रहा, लेकिन ये तो और बड़ी बात है कि उसकी हालांकि अहमियत है उनके साथ नज़रों में, लेकिन उन्होंने यही गर्दाना कि भारत जो है इजराइल के इतना करीब हो गया है कि अटरली उस पर कुछ भी नहीं रिलाय किया जा सकता। और ट्रस्ट जो, इसीलिए जो मैं समझता हूँ जो 2-3 चीज़ें हुई, एक मैं क्रेडिट देता हूँ विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्रेडिट क्या मोदी साहब को कि उन्होंने 3 कमाल के काम किए हैं। एक उन्होंने जब 370 को उन्होंने अबॉलिश किया, एब्रोगेट किया 370 को, लद्दाख वाला, तो उसमें उन्होंने चीन और पाकिस्तान को इतना करीब कर दिया। वैसे तो हम हमेशा ही करीब रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया, तो चाइना ने प्रोटेस्ट किया कि ये तो उनकी सॉवरेंटी पे हमला है। इसी तरह से उन्होंने, तो इसका नतीजा हुआ पाकिस्तान और चीन करीब आ गए, और ये इनको क्रेडिट सऊदी अरब इंडिया को जाता है कि इतना वो करीब हो गया इजराइल के। ये दूसरा उन्होंने माशाल्लाह मेहरबानी की कि उन पे एतबार टोटली उठ चुका है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में, ग्लोबल साउथ में, क्योंकि कुसरी साहब सॉरी माजरत के साथ वक्त कम है। मैं ये सर जानना चाह रही थी कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का तनाजुर, पाकिस्तान को भी अपने कुछ मसाइल और वसाइल को देखना पड़ेगा। इस वक्त अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, आम ज़बान में बात करें तो हम ये कहेंगे कि चीन से तो आपकी दोस्ती है ही देरीना, अमेरिका भी आपसे मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है, रशिया को भी आपके साथ कोई मसला नहीं है, सऊदी अरब ने भी आपको जो है वेलकम किया, और इस तरह से वेलकम किया कि दुनिया की आंखें चकाचौंध हो गई हैं। इस सब के बाद खित्ते की अगर मैं बात करूँ
तो यहां पर एक जिसे कहते हैं ना, अपने तहीं खुद ही वो बाप बने बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी साहब। वो समझ रहे थे खित्ते का सारा जो ताकत है वो उनके पास है। इस सब के बाद क्या पाकिस्तान खित्ते में ताकत के तवाजुन को बराबर करने में कामयाब रहा है? और दूसरा अहम सवाल, क्या पाकिस्तान इस सारे जितने भी वेंचर्स खुले हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडीड और सऊदी अरब हो, क्या पाकिस्तान अपनी माशी हालात को इन वेंचर्स पर जाकर कुछ बेहतर कर पाएगा? कसूरी साहब, देखिए, चैलेंज यही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, और मैंने जब ये जंग हुई थी 4 डे की, उसके बाद मैंने कई सैकड़ों नहीं तो 85 इंटरव्यू तो ज़रूर दिए थे, और मैंने हर जगह ये कहा था, और मैंने फिर इन राइटिंग इंटरव्यू भी दी, मजमून भी लिखा था अखबार में, कि असल में चैलेंज हमारे पास ये है, क्या हम ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इसको इस्तेमाल करेंगे? क्या हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे बुनियादी मुआशी सियासी नौयत की? और जो मुआशी है वो तो ये है कि अगर हमको दोबारा 1 साल में जाना पड़ गया IMF के पास, तो बहुत एक अफसोसनाक बात होगी। तो हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि IMF के पास नहीं जाएं। उसकी एक से ज्यादा वजह है। ये तो ठीक है, एक ऑनर के हिसाब से, नेशनल ऑनर के हिसाब से इतना बड़ा मुल्क 25 करोड़ का घड़ी घड़ी भीख मांगे, ये तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके अलावा ये कि जब वो पॉलिसीज लाते हैं, वो ये तो ठीक है कि आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देते हैं, गुर्बत लेकिन बढ़ा देते हैं। वो आपको दवाई इतनी कड़वी देते हैं कि बुखार उतारने के साथ साथ मरीज और ज्यादा पहले से कमजोर हो जाता है। अच्छा कसूरी साहब, क्योंकि मैं चाह रही हूं मैं आपसे जरा तेजी से कुछ सवालात कर लूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो बरतानिया का ये जो दौरा है, जरा इस पर तबसरा फरमाइएगा, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक इसी हफ्ते, शायद जो अगला हफ्ता शुरू होने जा रहा है, इस अगले हफ्ते में बरतानिया फलस्तीन को, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा तौर पर ऐलान करने जा रहा है। ये दौरा क्या कुल्ली तौर पर एक जिसे कहते हैं मुआशी या टैरिफ के हवाले से आप इसको देख रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि इससे बढ़कर भी कुछ कम्युनिकेशन हुई होगी इस दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है? नहीं, ये तो तहा उनका, ये बड़े क्लोज एलाइज हैं, और जो इसमें मसला है, और इसके बरतानिया से उनकी सबसे पहले ट्रेड एग्रीमेंट हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर वाशिंगटन गए थे, भारत का मसला देखें अभी तक नहीं हुआ, उनका सबसे पहले हो गया था। इसका मतलब यह है कि उनकी जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैसी है जो विंस्टन चर्चिल और रोजवेल्ट की थी, लेकिन एक उनका एक तसलसल एंग्लो सैक्सन कौमें हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, उसमें एक नेचुरली कुर्बत तो पैदा हो जाती है। जहां तक आपने उनका कहा कि प्रोटोकॉल, तो उनका एक रिमार्क था लंदन के, मेरा ख्याल है जो मेयर हैं उनके बारे में, तो उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद एक थोड़ा सा अफसोस ये होगा, वो तो लंदन तो दूर की बात है, कि न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो उन्होंने कहा है सर, उन्होंने कहा है न्यूयॉर्क का जो मेयर है ना, वो हमारे पास भी कुछ ऐसे मेयर्स हैं जो बहुत वर्स्ट, उन्होंने तो कहा था, बहुत घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। खैर, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रही थी, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है क्या ये इस पर जो लोग डिबेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शाह चार्ल्स के साथ नहीं चले थे, और वो उन्होंने उनको शाह चार्ल्स को पीछे छोड़ दिया और खुद जो है वो गार्ड के साथ आगे आगे चलने शुरू हो गए। ये होता है या ये प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो ना करें वो कम है? ये पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा। ये जब मलका बरतानिया थी, मलिका एलिजाबेथ, उस वक्त भी होगा था, ये आगे आगे निकल गए थे और मलका अपनी पेस पे चल रही थी। खैर, ये क्या, वो उन्होंने कहा आपका शेवा अंदाज़ो अदा और सही, तो ये इनका शेवा अंदाज़ो अदा और सही समझिए है। बिल्कुल ठीक है। वेल, थैंक यू वेरी मच खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपना कीमती ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा बात ही यही करनी है कि ये जो मुआहदा हुआ है पाक सऊदी दिफाई मुआहदा, इसकी अहमियत और इसकी मुस्तकबिल करीब में असरात क्या होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और आज जाहिर है यौम तशक्कुर तो मना ही रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो पाकिस्तान की इस वक्त धाक है और बिलखुसूस ये जो पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हुआ है, इसने पूरी दुनिया की आंखें जो एक मरतबा फिर खोली हैं पाकिस्तान के लिए। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं इस वक्त इस सेगमेंट के लिए मुनव्वर हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार है। सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। साबिक सिफारतकार हैं, 2010 से 2013 तक इन्होंने जो है सर्व किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। जमील अहमद खान साहब, जमील साहब आपको भी वेलकम करती हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों शख्सियात का वक्त देने के लिए। मुनव्वर साहब आपकी इजाजत से मैं जमील साहब से पहले सवाल करती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जमील साहब आपने इस खित्ते में सर्व किया है, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये कितना देरीना ख्वाब था जो कि पूरा हुआ है, और दूसरा ये कि इस ख्वाब की तकमील के साथ साथ क्या बाकी खलीजी रियासतें भी इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए सोच रही हैं या डल सकता है मुस्तकबिल करीब में? जी, दोनों बातों का जवाब देता हूँ, तीसरा एंगल भी बता देता हूँ उसका इंटरनेशनल लीगल मैकेनिज्म में क्या इसकी वैल्यू है और कैसे हुआ। लेकिन पहले जो आपने सवाल किया है उसका जवाब बिल्कुल मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक जो हैं वो खुद ब खुद अपने इंटरेस्ट में और मल्टीलैटरल म्यूचुअल इंटरेस्ट में चाहेंगे कि इस छतरी तले आते जाएं, और इसका इंदिया दिया भी गया है। और फिर रहा सवाल इस एग्रीमेंट का, ये एग्रीमेंट एक बहुत तारीख साज लैंडमार्क एग्रीमेंट इसको कहा जा रहा है, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कलेक्टिव डिफेंस और ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। अब जाहिर है ये बात जरा थोड़ी सी इसको गहराई में देखने की जरूरत है कि मिडिल ईस्ट की भी स्टेबिलिटी और साउथ एशिया की भी स्टेबिलिटी, दोनों का जिक्र किया जा रहा है इसमें। जो तजिया निगार हैं और जो दुनिया के बड़े अखबार हैं वो कह रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि जब आपके पास डेटरेंस होता है, जब आपकी कुव्वते बाजू, चाहे वो दो ममालिक मिलके अपनी कुव्वते बाजू दिखलाएं या मल्टीलैटरल लेवल पे कोई ग्रुप जैसे नेटो, तो ऐसी सूरत में डेटरेंस तो आ जाता है। डेटरेंस जो मद्दे मुखालिफ शख्स है या मुल्क है, मद्दे मुकाबल मुल्क को 1000 दफा सोचना पड़ता है अगर उसको पता हो कि उसके सामने कौन सी ताकत खड़ी है। तो लिहाजा मिडिल ईस्ट में दुनिया की बेहतरीन, बल्कि इस खित्ते की सबसे बड़ी, चाइना के अलावा इकोनॉमी, सबसे मजबूत इकोनॉमी, और इस खित्ते की सबसे मजबूत आर्मी, सबसे मजबूत फौज, अस्करी कुव्वत, वो पाकिस्तान, सबसे मजबूत और मजबूत इकोनॉमी और इन्फ्लुएंशियल कंट्री इज सऊदी अरेबिया। तो दो ताकतों का संगम हो गया ये तो, और दोनों के लिए ये म्यूचुअली बेनिफिटेड है। और आपने देख लिया कि पाकिस्तान तो पिछले 8 दहाइयों से सऊदी अरब और पाकिस्तान का बड़ा चोली दामन का साथ चल रहा है। हमारे बहुत सारे मुश्किल औकात में जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसके बाद भी सऊदी अरब है जिसने हमारा हाथ पकड़ा था, और फाइनेंशियली भी हमें, और तेल का भी हमें फराहमी की थी बगैर पैसों की, और फिर डेफर्ड। लेकिन अच्छा, मैं जमील साहब यहाँ आपको तेल की फराहमी वाली जो बात आप कह रहे हैं ना जमील साहब, उस पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रही थी। सर इस वक्त जो सिचुएशन है, देखिए कुछ कहते हैं ना हर दिन जो है वो आपका नहीं भी होता, लेकिन कुछ दिन सिर्फ आप ही के होते हैं। तो अभी पाकिस्तान के अच्छे दिन चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसीज को डिस्कस कर सकता है अलॉन्ग विद द ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया? और आपको पता है जब भी आपने तेल का नाम लिया तो मुझे ये ख्याल आया कि पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त तेल के लिए सबसे ज्यादा, हमने अपनी ताकत और कुव्वत जो है वो डॉग फाइट के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दी कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो मुआशी इश्यूज हैं, क्या हम सऊदी अरब से कुछ डिमांड कर सकते हैं आज का सिनारियो में? अब डिमांड की बात ही नहीं रही। अब तो बात यह है कि ये एक दूसरे की ऑब्लिगेशन आ गई, जिसके पास जो ताकत है वो दूसरे को फराहम करेगा। लेकिन आप अंदाजा कर लें, लेकिन मुझे जमील साहब ठीक है ना, लेकिन ये बताएं ना, क्या तेल की ताकत जो है वो सऊदी अरब के पास है, उसका फायदा पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की जाहिर हुकूमत को, रियासत को मिलेगा यानी? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और बहुत सारे और भी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस मैं इस पर आपका नुक्ता लेना चाह रही हूँ क्योंकि ताकत और असर रसूख सऊदी अरब के पास भी है, और पेट्रो डॉलर सऊदी अरब के पास है, ट्रिलियंस ऑफ दैट। तो इस लिहाज से यस दुरुस्त है। और अब मैं जो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जो दलील देना चाहता हूं और जो जिस चीज पर वजाहत करना चाहता हूं वो ये है
कि अब ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जिसके अच्छा। पास जो ताकत है, अगर दूसरे की उसकी ताकत से इस्तेफादा नहीं करवाएगा, दूसरा आदमी इतना मजबूत नहीं रहेगा। आपको मैं सिपाही सालार की मिसाल देने लगा था जब आपने सवाल किया कि जब फील्ड मार्शल आज से 2 बरस कब जब चीफ ऑफ स्टाफ थे वो, और वो कराची में बिजनेस कम्युनिटी से एड्रेस कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारा मसला नेशनल सिक्योरिटी का सिक्योरिटी से ज्यादा इकोनॉमी है। तो सही अब बात। नेशनल सिक्योरिटी अगर हमारी इकोनॉमी की वजह से हमारी हाँ, कुव्वत हाँ। कमजोर होती है, तो सऊदी अरब की कुव्वत भी कमजोर होती है। ठीक बात है। अभी तो म्यूचुअल हमारा एग्रीमेंट हो गया है ना, और ये और म्यूचुअल एग्रीमेंट ये सिक्योरिटी के लिए हुआ है, दोनों मुल्कों के, दोनों मुल्क मिलके एक दूसरे के कोलैबोरेट करके, और अपनी अपनी अपने दोनों, एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा, एक को दफा करना होगा, दूसरा भाग के आएगा, मिलके दफा करेगा। तो अगर इकोनॉमिकली कमजोर होगा तो जाहिर है उसकी अस्करी कुव्वत भी इतनी मजबूत नहीं रहेगी। ठीक बात है। तो लिहाजा ये एक विन विन सा गेम है खुद ब खुद। और आपके सवाल का जवाब, अभी कोई मनोसलवा हमें ना एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना ही तवक्को करना असल बात चाहिए ये एक है। रात में। हमें ठीक है। ये तसलसल होता है। बिल्कुल ठीक है। जमील अहमद खान साहब, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ये सर माजरत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुनव्वर हुसैन साहब, मनोसलवा अभी तक उतरा जमील अहमद खान साहब के मुताबिक, और मेरा सवाल बिल्कुल सादा सा है, दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ क्या इस वेंचर ही कहूंगी ना इसको मैं, ये जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, गो के इसकी बड़ी अहमियत है, पहले तो इस पर तबसरा फरमाइएगा, और क्या आप समझते हैं कि ईरान इसका हिस्सेदार बनेगा या बन सकता है, और कैसे? तो सर बहुत शुक्रिया, आपने शो में मदऊ किया। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी कोई मेजर इवेंट होता है, उसके बाद आप नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग डिफरेंट नेशंस आप देखते हैं। उसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल है, 9/11 हो गया, पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब आए। कतर के ऊपर जो हमला है, उस कतर के हमले के बाद आप देख रहे हैं कि जो हम कह रहे थे, यानी हमारी गवर्नमेंट कह रही थी, आपके दिफा के वजीर कह रहे थे कि वक्त आ गया है कि मुसलमान मुल्कों को नेटो टाइप एक अलायंस बनाना चाहिए। यस सर। उस हमले के बाद उन्हें अंदाजा हुआ, जब ईरान पे हमला हो रहा था यही बात हम कह रहे थे, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तब भी हम ये बात कह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जब उनके ऊपर हुआ, कहा जाता है ना, जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है, तो उसके बाद रियलाइजेशन आ गई, जिसको साइंटिफिक अप्रोच में हम कहते हैं कि नथिंग इज सेल्फ एविडेंट, यानी जब तक आप खुद तजर्बा से नहीं गुजरे आपको वो उसका एहसास नहीं होता। तो लिहाजा वो एहसास की घड़ी आ गई है। दूसरी बात ये कि जो आपने फरमाया क्या ईरान भी शामिल होगा, उसमें अगेन आपके वजीर दिफा की बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट है कि ये दरवाजा खुला है सारे मुसलमान ममालिक के लिए, और आप देख रहे हैं कि यूएई और कतर इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो कल को ईरान है, इराक है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सब इसके अंदर ऑन बोर्ड होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मुनव्वर साहब, मैं वापस आती हूँ तो आप इसे गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, मुनव्वर से बात करेंगे ग्रेटर इजराइल का ये जो ख्वाब है नेतन्याहू का, ये पूरा करता हुआ कुछ ज़ाहिर मैप्स सर्कुलेट कर रहे हैं वेबसाइट्स पर, इंटरनेट के ऊपर, उस पर बड़ी बात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस सब में क्या इजराइल जो है उसको वो मैसेज पहुंचा है जो कि शायद उसको अमेरिका उस तरह से नहीं रोक सका है, लेकिन पाकिस्तान और बाकी इसके इत्तेहादी दोस्त मुस्लिम ममालिक ने उसको पैगाम पहुंचाया या नहीं? शायद ये भी एक अहम नुक्ता है जिस पर हमें सोचना चाहिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और गुफ्तगू हो रही है पाक सऊदी अरब मुआहदे, दिफाई मुआहदे के हवाले से। मुनव्वर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है। मुनव्वर साहब, अगेन सर थैंक यू सर। आप हमारे बहुत सारे मसाइल के साथ हमारा ये जो पड़ोसी है ये हमारा सबसे बड़ा मसला है और पड़ोसी भी है, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब ने अभी 2 दिन पहले भी एक बड़ी धमकी लगाई है कि हम घर में घुस के आपको मारेंगे। ये धमकी क्या बिहार का इलेक्शन जीतने तक ही महदूद है या आपको लगता है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये नवंबर में हो रहे हैं मेरा ख्याल है सर, तो क्या कोई अक्टूबर नवंबर के अंदर कोई सिचुएशन आपको लगती है कि कुछ मजीद हो सकती है या ये स्मूथली नवंबर तक चले जाएंगे अपने इलेक्शन को जीतने के लिए? सना बहुत ज्यादा जो परेशानी है वो इंडिया के अंदर में फील करो। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने 2-4 एविडेंसेस रख दूं। पहला एविडेंस तो इंडियन सहाफी हैं सेहाज सिनी हैदर, उन्होंने ट्वीट किया है और उसके अंदर वो सवाल उठाते हैं नरेंद्र मोदी साहब से कि पहले तो ये बताइए कि आपका जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके लिए इस एग्रीमेंट का क्या मतलब है।
चूंकि यहाँ की बातें चल रही हैं कि पहले तो पाकिस्तान के पीछे सिर्फ तुर्किया था और चाइना था, अब एक और पावर शामिल हो गई है और जिसका नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, जिसकी तकरीबन 1.238 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है और जिसका डिफेंस बजट है $78 बिलियन। हमारा है $9 बिलियन। तो 78 में से 8 से 10 बिलियन डॉलर अगर आपके साथ कोई ज्वाइंट वेंचर करते हैं तो इसका मकसद ये कि 18 से 20 बिलियन डॉलर का आपका भी बजट हो जाएगा। तो आप इससे अगर $9 बिलियन में आप चारों शाने चित कर सकते हैं तो 18 बिलियन या 20 बिलियन में आप क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। दूसरी बात, दूसरा जो ट्वीट है उनकी एक है प्रकाश साहिबा जो उनकी कांग्रेस पार्टी की वो भी है, मेंबर भी है कांग्रेस के अंदर। उन्होंने भी तनकीद करते हुए ये कहा कि मोदी साहब आप तो तस्वीरें और प्रोपेगेंडा में लगे हुए जबकि आपका असर और रसूख मशरिक़ वस्ता में गायब हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त भारत के अंदर ये तनकीद चल रही है, लेकिन इसके साथ बैरूनी दुनिया के भी अंदर तनकीद चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं जरा ब्रॉडर पिक्चर में देखता हूँ इस सारी डेवलपमेंट। बताइए सर। देखिए पहली बात तो ये कि मैंने कई दफा इसका इजहार भी किया है कि आप एक ऐसे दौर के अंदर से गुजर रहे हैं जो ट्रांजिशनल चेंज का है और दुनिया ट्राइपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो गई है। एक पोल को अमेरिका लीड कर रहा है जिसमें इंडिया और इजराइल उसके साथ है, दूसरे पोल को चाइना लीड कर रहा है जिसमें चाइना, रशिया और ईरान है, और तीसरे पोल के अंदर फ्रांस इसे लीड कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के 26 ममालिक हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इनका ताल्लुक सबके साथ है, लेकिन सऊदी अरब और जीसीसी का टिल्ट था अमेरिका की तरफ ज्यादा और रिलाय कर रहे थे अमेरिकन सिक्योरिटी में। अब पावर के दो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक मिलिट्री मसल्स है जो कि पाकिस्तान के पास है, एक इकोनॉमिक मसल है जो कि सऊदी अरब के पास है। अब जब ये दो मसल्स आपस में मिलते हैं तो ये एक खतरनाक इम्तजाज बनता है मिडिल रेंज पार का। लिहाजा इस एग्रीमेंट ने इस बदलती हुई दुनिया पे, चाहे वो खित्ते की सतह पे हो या बैनुल अक़वामी सतह पे हो, चाहे मशरिक़ वस्ता के हवाले से हो या साउथ एशिया के हवाले से हो, ये बैलेंसर का किरदार अदा करेंगे। इन तीनों पोल्स में से ये जहां जाके बैठेंगे उसका पलड़ा भारी होगा। इसी वजह से इस एग्रीमेंट के अंदर एक जुमला है, इस एग्रीमेंट का मकसद खित्ते और दुनिया में अमन की बहाली के लिए इकदामात लेने, और ये सिर्फ एग्रीमेंट बायलैटरल नहीं है, ये बियॉन्ड द रीजन। जब बियॉन्ड की रीजन की बात करते हैं तो उस बियॉन्ड द रीजन में इजराइल भी आ जाता है। तो मेरा ख्याल है ये क्लियर कट मैसेज है, इसीलिए इसके डिफरेंट एंगल से गुफ्तगू हो रही। अच्छा मुनव्वर साहब, आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बयान किया सर, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये कि ये जो मैसेजिंग, कुछ चीजें आप मैसेजिंग भी करते हैं ना जब इस तरह के मुआहदे होते हैं, तो ये जो कतर वाला इंसिडेंट इजराइल ने किया उसमें उसने एक मैसेज देने की कोशिश, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है क्या इससे बराह रास्त अमेरिका को कोई मैसेज गया है? क्योंकि ये बात हमें हमारे इल्म में है कि सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका के साथ कैसे हैं, इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो ये मैसेजिंग जो हुई है इसका कोई काउंटर आप समझते हैं आने आ सकता है? मेरा नहीं ख्याल, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा बहस है राइट विंग पॉलिटिक्स के अंदर कि क्या इजराइल उनके लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है या स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है। तो चार्ली क्रिक का जो असैसिनेशन हुई है, उनकी असैसिनेशन के पीछे भी बताया जा रहा है कि वो एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट, और जो कुछ इजराइल कर रहा है उसका टॉल अमेरिका के असर और रसूख और उसके तासुर के ऊपर आ रहा है। तो अमेरिका में चाहे जॉन मीर शाइमर है, चाहे जेफरी सैक्स हैं, कर्नल डगलस हैं, या उनके जो बहुत ही ज्यादा मेगा के बड़े नॉन क्या नाम है उनका, इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के, उनका बारहा डिबेट के अंदर इस बात का तस्करा करना है कि कब तक हम इजराइल के बार को उठाएंगे। और मैं ये आपको बताता चलूं कि यही वजह है कि कभी कभी आप प्रेसिडेंट ट्रंप को फ्रस्ट्रेट देखते हैं और जाते हुए वो ऐसा बयान खतरनाक झाड़ते हैं इजराइल के लिए, सख्त झाड़ते हैं और उसके बाद फिर एक रिवर्स किए लगाते हैं। मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत एक स्टडी है और मेरा ख्याल है उसकी उनकी शख्सियत के ऊपर एक प्रोग्राम हम आपके साथ करेंगे और बाकी लोगों के साथ। लेकिन मुनव्वर साहब, क्या आप समझते हैं कि फ्यूचरली, मैं कुछ जैसे कहते हैं शॉर्ट स्पैन की बात कर रही हूँ, सितंबर में हम बात कर रहे हैं, मुआहदा हो गया है, इंपॉर्टेंस है, मई के अंदर हमने इंडिया को जवाब दिया है, उससे पहले आपको पता है पहलगाम हो गया है। आपको लगता है ये जो टाइम है अक्टूबर टिल नवंबर, कोई ऐसा एडवेंचर दोबारा, क्योंकि ये कल परसों का बयान है नरेंद्र मोदी का, एक जलसे के अंदर अपनी बर्थडे मनाते हुए उन्होंने ये फरमाया कि हम जो है घुस के मारेंगे, कोई और एडवेंचर आप फोर्सी कर रहे हैं या नहीं?
मैं कोई फोर्स ही नहीं कर रहा, बिकॉज जिस तरह से उनकी जग हसाई हुई है और जो मोराल उनका डाउन है उनकी आर्मी का और ऑर्गेनाइजेशन का फुकदान है और लोगों ने देख लिया है जो इस वक्त तनकीद चल रही है, मुझे नहीं लगता। और फिर रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोदी की इस वक्त सपोर्ट नहीं है। इजराइल के हवाले से मैं ये कहूंगा कि रियल पॉलिटिक्स में हम कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड, उसको जवाब गया है कि अब सऊदी अरब जीसीसी ममालिक तनहा नहीं है, ईरान तनहा नहीं है, पाकिस्तान खुल खुला के आएगा। और आपको याद है 67 वॉर में चाहे इजिप्शियन एयरफोर्स का मामला हो या सीरियन, हमने इजराइल के 4 जेट डाउन किए थे। बिल्कुल याद तो लिहाजा उन्हें हमारी कैपेबिलिटी का पता है, उन्होंने हमें भी आजमाया हुआ है, हमने उनको भी आजमाया हुआ है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अमेरिकन भी खुल खुला के इजराइल को या इंडिया को अलाउ नहीं करेंगे पाकिस्तान या सऊदी अरब या किसी और मुल्क पे अटैक करें। उसकी वजह है सऊदी अरब के इस वक्त जो ट्रेड है इसके साथ इंडिया के साथ वो $150 बिलियन की है यूएई के साथ मिलकर, और $32 बिलियन का इंडिया को तेल भेजता है। जबकि अगर आप अमेरिका के साथ $30 बिलियन की ट्रेड में $16 बिलियन का तेल भेजता है। तो लिहाजा अमेरिकन इकोनॉमी अमेरिका को अलाउ नहीं करेगी। और वैसे भी इजराइल की वजह से जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस पे असर पड़ा है उसे अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। और एक जुमला जो मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जिन्होंने एक तरफ सरदार जरदारी चाइना में नजर आ रहे हैं, दूसरे आपके पीएम अमेरिका जा रहे हैं, हमने सबको राजी रखा हुआ है। और मेरा हंच है, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, दिस इज माय हंच, कि हमने टैसिटली अंडरस्टैंडिंग ली होगी, की होगी इन मेजर पार्ट्स के साथ कि ये डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। Well, Munawar Hussain साहब, thank you so much for your precious time. बहुत अच्छा दिया रहा, थैंक यू। मैं ज़ाहिर साइन ऑफ कर रही हूँ। प्रोग्राम का फीडबैक आपने ज़रूर देना है, लेकिन हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी इस वक्त इस्लामी दुनिया के वाहिद न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। और अब देखना यह है कि इसके बाद आगे की मनाजिल पाकिस्तान अपने मुआशी हालात में किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकेगा, सिफारती सतह पर पाकिस्तान को मजीद और क्या कामयाबियाँ मिलती हैं। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।